यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में मैं डॉक्टर सोनल परिहार हमेशा की तरह आप ही का सजेस्ट करा हुआ एक टॉपिक या फिर मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको जानना जरूरी है, वो मैं लेकर हमेशा आती हूँ आपके सामने। तो आज का जो टॉपिक है वो हर वो लेडी जो कि प्रेग्नेंट है या फिर जिसकी प्रेगनेंसी ओवर हो चुकी है, बच्चा हो चुका है, वो ये जानने की कोशिश करेगी। जो जो मैंने टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करे उनको ध्यान से सुनिएगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। आज के पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी शेमिंग यानी कि डिलीवरी के बाद जो आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं और जो आपको लगता है मेरी बॉडी सही नहीं जा रही है, कुछ गड़बड़ है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। राइट? इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। डेली काफी पेशेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं उसमें से काफी पेशेंट्स मेरे पास डॉकवाइज ऐप पे आ चुके हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी, डॉकवाइज ऐप पे वही चीज पूछिए जो कि आपको लगे कि पर्सनली चेक कराने की जरूरत नहीं है और डॉक्टर रिपोर्ट्स के आधार पे या फिर आपकी बातें सुन के कुछ प्रिस्क्राइब कर सकता है। बहुत से पेशेंट्स मुझे अपने प्राइवेट पार्ट्स की फोटो भेजते हैं, मैडम मेरे को यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ दाने हो रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, इट इज नॉट पॉसिबल। आप एक स्किन प्रॉब्लम की फिर भी बता सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर दाने हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं तो देख सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स को जब तक हम लोग स्पेकुलम डाल के या फिर प्रॉपर्ली इंटरनली चेक नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकता, अनलेस कि ऊपर ऊपर कुछ हो। ठीक है, तो प्लीज ऐसा काम ना करें जिसमें कि आपको भी लगे कि आपके पैसे वेस्ट हो गए और डॉक्टर भी कुछ ना कर पाए। क्योंकि यहाँ बैठे बैठे मैं आपको उसी चीज का प्रिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ जो मुझे लगता है कि आपको नुकसान नहीं करेगा। जो चीज मुझे लगती है कि पॉसिबल नहीं है और शायद आपको नुकसान कर जाए, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी डॉकवाइज ऐप पे। राइट? तो अगर आपको और कुछ पूछना है डॉकवाइज ऐप के बारे में तो ये टेक्निकल नंबर है, आप इसको नोट कर लें, यहाँ फोन कर लें। और मेरा पिन भी इसमें लिखा हुआ है। जो लोग मुझे आगे हॉस्पिटल में दिखाना चाहते हैं तो मेरा एड्रेस भी है, हॉस्पिटल का एड्रेस है, सेक्रेटरी का नंबर है, अपॉइंटमेंट लेना है तो आप उनको फोन कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप फोन लगा सकते हैं। बाकी जो मेरे फेसबुक पेजेस हैं और ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वो मैं इसलिए देती हूँ कि बहुत से लोग वहां पर कन्वीनियंट फील करते हैं मैसेज करना। अगर मुझे लगेगा कि मैसेज इस टाइप का है कि मैं वहीं आंसर दे सकती हूँ या लाइव सेशन में डेली जो मैं जाती हूँ उसमें दे सकती हूँ तो मैं डेफिनेटली दे दूंगी। और मुझे लगेगा आप बहुत सारी रिपोर्ट्स भेज रहे हैं या कुछ ऐसा है जो पर्सनल है बहुत ज्यादा, तो उसमें फिर आपको डॉकवाइज ऐप के बारे में बता दिया जाएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है पोस्ट डिलीवरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो वेट। आपकी बॉडी डिलीवरी के बाद भी आपको ऐसा लगता है कम से कम 2-3 महीने तक कि आपका पेट अभी भी इतना निकला हुआ है, आपको लगेगा अभी भी 6 महीने का बच्चा मेरे पेट में है। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब टोकेंगे, जबकि उन सबकी डिलीवरी हो चुकी है, सबको पता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो आपको टोकेंगे और आपको बोलेंगे इतना बड़ा पेट, बच्चा नहीं हुआ क्या? डॉक्टर को पूछो ये क्या हुआ, दवाई दो, पेट तो अंदर करो, ऐसी कैसे डिलीवरी कराएगी? अब मेरी बात सुनो, अगर आप किसी बोरी में खूब सारा आटा भर के रख दोगे, एक जो नॉर्मल बोरी होती जूट की बनी हुई, उसका आटा खाली कर दो, आटा पूरा खाली हो गया तो भी क्या जूट की थैली वापस से ऐसी एकदम पतली सी जब वो आई थी मार्केट से नई वैसी हो जाएगी? नहीं ना। जैसे वो मार्केट से आती है तो उस समय उसके फाइबर्स सब पास पास होते हैं, जब वो फैल जाती है तो उसके फाइबर्स सब दूर दूर हो जाते हैं, तो वैसे भी ऐसा लगेगा कि एकदम थैली जैसी ही है, मतलब एकदम ढीली ढीली हो जाएगी। वही हाल आपके पेट का होता है। आपके पेट के अंदर जब बच्चा आता है, आवल आती है, बहुत कुछ होता है, तो पेट इस तरह से फूल जाता है। जब वो फूल जाता है तो जब बच्चा हो जाता है तो एकदम ऐसे ढीला ढीला हो जाता है। तो ढीले ढीले पेट को कम से कम 6 महीने तो लगेगा ना नॉर्मल होने में, एकदम से कैसे नॉर्मल हो जाएगा? तो बिल्कुल चिंता ना करें। आपकी बॉडी में एक तो स्किन लूज हो जाती है क्योंकि आप सडनली सब बेबी भी सब निकल गया। दूसरी चीज आपके फैट जो इधर उधर जमा होता है वो भी धीरे धीरे लूज होना लग जाता है। आपकी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स फूल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फूल जाती है बिकॉज उसमें मिल्क सीक्रेट होता है। आपके वेजाना और सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के मुंह के ग्लैंड्स फूल जाते हैं, इसलिए आपको प्रेगनेंसी के समय भी डिस्चार्ज ज्यादा होता है और डिलीवरी के बाद भी करीब करीब 1 महीने तक पहले रेड ब्लड आता है, फिर व्हाइटिश हो जाता है, फिर येलोइश हो जाता है, उसको लोकिया बोलते हैं। तो ये सब नॉर्मल है। आपको स्वेटिंग ज्यादा होगी क्योंकि आपकी पूरी बॉडी के ग्लैंड्स, पूरी बॉडी एक तरह से फूल गई है। सो इट इज ओके, नथिंग टू वरी, ये सब होगा, 4-6 महीने में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ओके, अब आते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज। पोस्टपार्टम ब्लूज यानी कि डिलीवरी के बाद ब्लू फीलिंग यानी कि नेगेटिव फीलिंग यानी कि डिप्रेशन की फीलिंग, ये बड़ा कॉमन है। पोस्टपार्टम ब्लूज बहुत कॉमन है। एवरी नॉर्मल लेडी गोज थ्रू दैट। क्यों? क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है डिलीवरी के बाद। एक तो पेन होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन हो, टांके तो दर्द करेगी, प्लस न्यूबॉर्न बच्चा होता है, उसको संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा शुरू के 3-4 महीने ऑब्वियसली वो भी एडजस्ट कर रहा है, पेट से बाहर निकला है, वो रोता है, उसकी बार बार आप नैपी चेंज करते हैं, उसको ब्रेस्ट फीड करते हैं, आपको ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स अ लेडी गोज थ्रू आफ्टर डिलीवरी। प्लस घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, आपके हस्बैंड पार्टनर सपोर्टिव हैं, आपके इन लॉ सपोर्टिव है, तो भी घर की जिम्मेदारियां तो होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत देंगी और आपको हमेशा एक डिप्रेसिव सी फीलिंग रहेगी। इस समय बहुत जरूरी है कि आपके रिलेटिव्स, आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर आपका ध्यान दें।
आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर अगर आपका ध्यान देंगे, आपके रिलेटिव समझेंगे कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, तो आप इजीली इससे निकल पाएंगे। वरना बहुत सी लेडीज डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं, बहुत सी लेडीज को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। और अगर उस समय फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, टेंडर लव एंड केयर, TLC बहुत जरूरी है। अगर उस समय वो सपोर्ट ना मिले तो लेडी की हेल्थ पे और बच्चे की हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। ओके, ये तो हो गई आपकी डिप्रेशन और मूड चेंजेस। अब आते हैं आपके लीनिया नाइग्रा और स्ट्रेच मार्क्स पे। अगेन हमने ये चीज डिस्कस करी है। अगर आप मेरे शुरुआती वीडियोस देखेंगे जब मेरा चैनल शुरू हुआ था, तो मैंने और उपासना परिहार हम दोनों ने बैठ के इसके बारे में डिस्कस किया है। हम दो लोग बैठे हुए हैं और टॉपिक का नाम है, वीडियो का नाम है कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिड लेडीज, शादीशुदा औरतों की कॉमन प्रॉब्लम, जिसको हमने 2 पार्ट्स में बनाया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप उसको सुनिएगा। उसमें हमने लीनिया नाइग्रा और स्ट्रेच मार्क्स के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है। मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी, स्ट्रेच मार्क्स कम हो जाते हैं, जाते नहीं है। कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका कलर चेंज हो जाता है। अगर आप व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स डार्क ब्लैक दिखेंगे या डार्क ब्राउन दिखेंगे। अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स पिंकिश दिखेंगे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी, 5-6 महीने हो जाते हैं, तो यही जो स्ट्रेच मार्क्स है ये व्हाइटिश या पिंकिश हो जाते हैं। राइट, डिपेंड्स आपका कॉम्प्लेक्शन क्या है उस पे। लाइट हो जाएंगे, जाएंगे नहीं। कोई भी क्रीम से कोई फायदा नहीं होगा। बहुत सारी क्रीम्स मार्केट में आई हैं। क्या होता है कि जब स्किन स्ट्रेच होती है तो स्किन फटने लग जाती है, उसके जो फाइबर्स है, इलास्टिक, कोलैजन, वो सब फट जाते हैं। तो जब वो फट जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट निशान बन जाते हैं। तो इट इज वेरी नॉर्मल। आप बस इतना ध्यान रख सकते हैं कि आप डिलीवरी प्रेगनेंसी के समय अच्छे से अपनी स्किन पे ऑयल और एलोवेरा वगैरह की क्रीम्स लगाते रहे, जिससे कि स्किन में ड्राइनेस ना हो, क्योंकि ड्राई स्किन और ज्यादा फटती है। जितना ज्यादा आप वेट गेन करेंगे उतनी ज्यादा ही फटेगी। जितना आप पतले होंगे पहले उतनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पतले लोगों में कैपेसिटी कम होती है फूलने की। जो ऑलरेडी मोटे हैं, जिनकी स्किन में फैट है, उनमें इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो उनके में स्ट्रेच मार्क्स कम पड़ते हैं। जो बहुत पतले हैं, जिनकी स्किन भी थोड़ी ड्राई है, वो एकदम से अगर इतने मोटे हो जाएंगे तो उनकी स्किन ज्यादा स्ट्रेच आउट होती है और ज्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। तो नथिंग टू वरी, ये एक साइन है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और इसको आप बिल्कुल भी बॉडी शेमिंग में ना लें। इट इज ओके टू हैव स्ट्रेच मार्क्स। ओके, हर सेलिब्रिटी को स्ट्रेच मार्क्स होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। राइट, देन लीनिया नाइग्रा। लीनिया नाइग्रा आपके पेट पे, आपकी नाभि से लेकर नीचे तक ब्लैक लाइन बन जाती है, जो कि प्रेगनेंसी के समय बहुत ही डार्क दिखती है, बाद में अपने आप लाइट हो जाती है। ये वो एरिया है जहां पर आपकी राइट और लेफ्ट के मसल्स पेट की ऐसे आके मिलती हैं। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो ये एकदम थोड़ी थोड़ी फैलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेच आउट हो रही है, इससे लीनिया नाइग्रा बनता है। ओके, तो नथिंग टू वरी, एज आई सेड बिफोर। अब आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग पे। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं तो डेफिनेटली आपके बच्चे को तो फायदा है ही। अगर आपके बच्चे को शुरू के 1-2 दिन में जो येलो येलो पीला पीला दूध आता है, जो 3-4 बूंदी आता है, वो मिलता है, तो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। आपके खुद के लिए क्या फायदे हैं? आपका वेट रिडक्शन जल्दी होगा, आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम रहेंगे। ओके, आपकी बॉडी वापस से शेप में आ जाएगी। जब भी आप ब्रेस्ट फीड करेंगे, आप ध्यान रखिए आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, आपकी बच्चेदानी सिकुड़ना शुरू होगी, और जब वो सिकुड़ेगी तो जल्दी अंदर जाएगी, आपका पेट भी जल्दी अंदर जाएगा। नॉर्मली 2 से 3 हफ्ते लगते हैं बच्चेदानी को। डिलीवरी के बाद बच्चेदानी नॉर्मली नाभि के आसपास दिखती है, धीरे धीरे 2-3 हफ्ते में वो वापस हड्डी के अंदर चली जाती है, पेल्विस के अंदर चली जाती है। तो जितनी जल्दी आप ब्रेस्ट फीड करना शुरू करेंगे और जितना ब्रेस्ट फीड करेंगे, उतनी जल्दी बॉडी शेप में आएगी और बच्चे को भी फायदा होगा, आपका वेट रिडक्शन भी होगा और आपको एक वेलनेस की फीलिंग आएगी, आप जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपका वेट जल्दी नॉर्मल हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका वेट फटाफट सडनली बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, क्योंकि ऐसे करने में आपके बच्चे को और आपको दोनों को नुकसान होगा। तो हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है, धीरे धीरे होती है। प्रेगनेंसी के बाद क्या खाना चाहिए जिससे आपकी ताकत में कमी ना आए, और आपकी एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए जिससे आपका रूटीन सही बना रहे, स्टैमिना रहे और वेट भी कम हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, कितनी जल्दी आप अपनी बॉडी को वापस शेप में लाते हैं, ये डिपेंड करता है आपका पहले वेट कितना था, प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था, प्रेगनेंसी के समय आपने कितना वेट गेन किया है, एक्सरसाइज आप कितना कर रहे हैं, आप कितनी एक्टिव हैं। डिलीवरी के बाद बहुत से लोग एक्टिव नहीं होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कितनी एक्टिव थी। प्लस कुछ चीजें आपकी जीन्स पे डिपेंड करती हैं, कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं जिसको हम नहीं चेंज कर सकते। ओके, मान के चलिए कि अगर आपका ये पहला बच्चा था, डिलीवरी मतलब पहली बार हुई है, और अगर मान लीजिए आपका वेट सिर्फ 12-13 या 14 किलो ही बढ़ा है ड्यूरिंग डिलीवरी, और अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं और एक्टिव है, तो आपका वेट बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, आपके मसल्स वापस से टाइट हो जाएंगी। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है टाइटनिंग के लिए, सिर्फ डाइट से कुछ नहीं होता। ठीक है, और अगर आप वेट लूज करती भी हैं आफ्टर डिलीवरी, तो आपके ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अच्छा खासा बन रहा होता है।
लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगी उन लेडीज को जिनका की पहली बार डिलीवरी हुई है, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक बहुत जरूरी है। आपका पूरा जो निप्पल है प्लस जो चारों तरफ का ब्लैक एरिया एरियोला वो पूरा पूरा बच्चे के मुंह में जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठीक से बच्चे के मुंह में निप्पल नहीं डालेंगे तो बच्चे के मसूड़े बिना दांत के भी उसके मसूड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं, बच्चा कट कर लेता है। कट करने की वजह से मदर को एब्सेस बन जाती है, कई बार चीरा लगाना पड़ता है। मुझे बहुत दुख होता है जब इस तरह के पेशेंट्स मेरे पास आती है। मुझे लगता है कि कोई इनको समझाने वाला क्यों नहीं था, किसी ने घर में इनको क्यों नहीं बताया किस तरह से ब्रेस्ट फीड करते हैं, क्योंकि हर बच्चा काटता है, हर बच्चे को दूध चाहिए होता है, भूख के मारे उसको अकल नहीं होती बच्चे को, बच्चा तो छोटा सही है, उसमें दांत नहीं तो भी वो कट ले लेता है, और कट करने की वजह से वहां से इन्फेक्शन जाता है, पूरी पूरी ब्रेस्ट पे पस बढ़ जाता है। इट इज सो पेनफुल, चीरा लगाना पड़ता है। इस बच्चे को उस ब्रेस्ट फीड, आप उस ब्रेस्ट से दूध भी नहीं पिला सकते, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार पस पड़ गया तो आप दूध नहीं पिला सकते, फिर वो नेक्स्ट बच्चे में भी काम करेगी वाली ब्रेस्ट की नहीं करेगी। तो इट इज वेरी पेनफुल एंड इट इज वेरी ट्रेजिक कि आप लोगों को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी कोई देता नहीं है। ठीक है, तो अब आप ब्रेस्ट फीडिंग को देखिए, इंटरनेट पे डालिए, उस पे डेफिनेटली डायग्राम्स और वीडियोस होंगे, उसको सुनिए। और मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि प्रेगनेंसी के बाद क्या खाना चाहिए, डिलीवरी के बाद सॉरी क्या खाना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह से वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।